ISA 210 ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट। एक ऑडिट एंगेजमेंट ऑब्टेन करते टाइम आपने क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। ये स्टैंडर्ड बहुत मासूम सा स्टैंडर्ड है, छोटा सा स्टैंडर्ड है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, बट इसमें चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ICAP यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल काफी ज्यादा बच्चों से पूछता है और एक्सपेक्ट करता है कि बच्चों को वो तमाम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते होंगे। ले जनाब शुरू करते हैं। 210 ISA 210 सबसे पहले जो बात करता है वो कहता है प्री कंडीशन, बुनियादी शर्तें। प्री कंडीशंस क्या होती हैं? बुनियादी शर्तें, बेसिक कंडीशंस। यानी कि जब तक ये कंडीशंस मौजूद नहीं होंगी मैं आपकी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं करूंगा। जब तक ये कंडीशंस आप मुझे पूरी नहीं करके देंगे मैं आपकी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं करूंगा। प्री कंडीशंस है ये मेरी। वो प्री कंडीशंस कौन सी है? नंबर 1, सबसे पहली बात, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हैं वो जिस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई हैं वो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए मुझे। वो फ्रेमवर्क मुझे क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। पहली प्री कंडीशन जनाब ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे मैनेजमेंट बना के दे रही है उसके पीछे जो फ्रेमवर्क यूज किया गया है दैट हैज टू बी एक्सेप्टेबल। क्या मतलब कि अगर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं ICAP की बुक के मुताबिक, अब ICAP की बुक कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर तो भाई वो भी कोई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पाकिस्तान में तो नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जरूर है मगर एप्लीकेबल नहीं है, मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं US गैप्स के ऊपर, भाई ठीक है वो अपने अपने मुल्क के अंदर एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा बट मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पहली कंडीशन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत, अदरवाइज मैं आपकी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करने वाला। देन आपने मैनेजमेंट से कुछ वादे ले लेने हैं, उनसे एग्रीमेंट करा लेना है कुछ चीजों पे। कि एग्रीमेंट कराना क्यों जरूरी है? इस एग्रीमेंट से कल को होने वाली तमाम डिफिकल्टीज को आप लोग ओवरकम कर लेते हैं। कल को अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपको पता हो कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, आप अपना काम करें मैं अपना काम करूंगा, आपने बस मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करनी। तो शुरू में ही हमने मैनेजमेंट से कुछ चीजें इन एडवांस एग्री कर लेनी है जिनके अंदर क्या है, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम लोग बनाओगे, हाँ उनको चेक मैं करूंगा बट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे तुमने ये नहीं कहना कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दें, मैं बनाऊंगा नहीं, बनाएंगे आप लोग। इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन भी आप लोग करेंगे, इंप्लीमेंट भी आप लोग करेंगे, मैं इसके ऊपर कोई काम नहीं करूंगा। दूसरी बात, और आप हमें ये लिख के दें, ये वादा करें हमारे साथ कि जब हम आपसे कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांगेंगे, किसी भी जगह की एक्सेस मांगेंगे, कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे, कोई वाउचर मांगेंगे, कोई रिपोर्ट मांगेंगे, आप हमें उसी टाइम वो प्रोवाइड कर देंगे। इन तीनों बातों को अगर मैं एक लफ्ज के अंदर परोना चाहूं तो वो लफ्ज बनेगा प्रेमाइस। तो शुरू में मैनेजमेंट से आपने दो वादे करने हैं। नंबर 1, उनसे दो वादे ले लेने हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए और ये प्रेमाइस पे साइन कर दो। प्रेमाइस क्या है? ये 3 कंडीशंस। प्रेमाइस क्या है? ये 3 कंडीशंस। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक डन? लें जी, अगली बात कर लेते हैं। तो प्री कंडीशंस पे तो मैंने उनसे साइन ले लिए। अब
व्हाट इफ के प्री कंडीशंस प्रेजेंट ना हो? भाई हमने क्या कहा था कि हर असाइनमेंट से पहले उनसे कुछ बुनियादी शर्तों पे साइन करवा लो जिससे बाद में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। अब अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट के साथ, उनको बताऊंगा कि भाई ये प्री कंडीशंस क्यों जरूरी हैं और ऑडिट में ये कितनी अहम है। कल को तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कि फ्यूचर में डेवलप हो सकती हैं, अगर आप एक दफा बैठ के इन प्री कंडीशंस को तय कर लेंगे तो कल को मैनेजमेंट वाले अपने स्कोप के मुताबिक काम करेंगे, हम अपने स्कोप के मुताबिक काम करेंगे। तो मैनेजमेंट को ये समझाएं कि ये प्री कंडीशंस कितनी जरूरी हैं। अगर वो लोग नहीं मान रहे तो हम बड़ों से बात कर लेंगे और उनको बताएंगे कि भाई फ्यूचर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड किया जा सकता है, रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चलेगा हम दोनों पार्टीज को। तो अगर ये मौजूद नहीं है तो हम बड़ों से जाके डिस्कस करेंगे ये सारी बातें। अगर स्टिल वो ना माने, वो कहते हैं कि नहीं सर सॉरी, हम लोग प्रीमाइस पे एग्री नहीं हो रहे, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक हमने अकाउंट्स बनाए हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, या आपका काम लिमिट कर दें। आप मैनेजमेंट से कहेंगे भाई मुझे इन 4 ब्रांचेस की एक्सेस चाहिए, मैनेजमेंट आपसे कहे सर 4 की तो नहीं, हम आपको 2 की एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपके काम को लिमिट कर दिया जाए, आपके स्कोप को कम कर दिया जाए। आपने कहा कि भाई हम लोग ऑडिट करेंगे 4 महीनों में, उन्होंने कहा नहीं सर आपको हम लोग टाइम देंगे 1.5 महीने का, आपको मंजूर है तो आ जाएं अदरवाइज ना आए। हम मैनेजमेंट से कह दें कि हम आपके डेटर्स को खत लिखेंगे, मैनेजमेंट वाले कह देंगे सर सॉरी हम आपको खत लिखने की इजाजत नहीं देंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा है। तो अगर वो आपका स्कोप शुरू में लिमिट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको उनसे डील करके ये अंदाजा हो जाए कि भाई ये लोग मुझे आगे जाके तंग करेंगे, शुरू में ही मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो, या वो प्रीमाइस पर साइन ना कर रहे हो, इन शॉर्ट प्री कंडीशंस अगर मीट नहीं हो रही, अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा उससे पहले मैं जाके एक दफा मैनेजमेंट से डिस्कस जरूर कर लूंगा, उनको समझाऊंगा जरूर कि भाई ये क्या है, कितनी अहम है, और आगे फ्यूचर के अंदर ये कितना आपको और मुझे दोनों को हेल्प आउट कर रही होंगी। और अगर मैनेजमेंट वाले भी ना माने, दो साथ विद गवर्नेंस भी ना माने, तो मैं फिर ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इज दिस क्लियर? मगर यहां पे अचानक से जोश आया लॉ को, अचानक से लॉ को जोश आता है। लॉ कहता है कि अनलेस, लॉ कहता है अनलेस रिक्वायर्ड बाय अस, अगर लॉ ने कह दिया कि तुमने इस कंपनी का ऑडिट करना है और वहां पे प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है, स्टिल आप लोग वो ऑडिट छोड़ नहीं सकते। अगर आपको लॉ ने बाउंड कर दिया, किसी रेगुलेशन ने बाउंड कर दिया है, आपको आइडिया अपने कहा कि भाई तुमने इस कंपनी का ऑडिट करना है, आप उस कंपनी में जाते हैं, जाके मैनेजमेंट से चीजों को डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट वाले आगे से कहते हैं कि जनाब हम कोई किसी प्री कंडीशंस को नहीं जानते और रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है, ऑडिट करना है तो करो। आप वो ऑडिट छोड़ने के चक्करों में हैं, मगर अचानक से आप पे बिजली गिरती है और आवाज आती है लॉ की तरफ से कि भाई चूंकि हम तुम्हें भेज रहे हैं, तुम ये छोड़ नहीं सकते। तो जहां पे लॉ आपको बाउंड कर दे, लॉ आप पे जिम्मेदारी डाल दे, इवन दो के प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है, आपका स्कोप लिमिट किया जा रहा है, आप वो ऑडिट छोड़ नहीं सकते। तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले मैंने ये चेक करना है कि क्या प्री कंडीशंस मौजूद हैं, अगर तो है वेरी गुड, मैं वो ऑडिट एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर वो प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है तो मैं मैनेजमेंट को समझाऊंगा, मान गए तो ओके, नहीं माने तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट अगर मुझे लॉ ने भेजा हो और प्री कंडीशंस मौजूद ना हो,
तो मुझे अनफॉर्चुनेटली, चूंकि लॉ ने मेरे पे जिम्मेदारी डाल दी है, तो मुझे इनका ऑडिट करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? विद एक्सेप्शन बात समझ आ गई? एक स्टेप आगे चलते हैं। एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर ये क्या है भाई? प्री कंडीशंस पे तो आपने मैनेजमेंट से साइन करवा लिए, बुनियादी शर्तें आपने तय कर ली। अब बुनियादी शर्तें तय करने के बाद आपने एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद हो, तो एक तरफ एक पार्टी होती है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी होती है, और बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दोनों पार्टीज के स्कोप को, ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय कर रहा होता है, दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस को तय कर रहा होता है। तो एंगेजमेंट लेटर आप लोगों ने बना लेना और बना के आपने मैनेजमेंट के हवाले कर देना। अब उस एंगेजमेंट लेटर में चीजें कौन कौन से शामिल होंगी? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है, क्या मतलब कितने टाइम का ऑडिट होगा, कितने महीने का ऑडिट होगा, कौन कौन ऑडिट करने आएगा, हमारी टीम कब आएगी, क्या क्या मामला होंगे, हम कितनी डिटेल से काम करेंगे, कितनी सैंपलिंग लेंगे, कितने प्रोसेसेस लगाएंगे, तमाम ऑब्जेक्टिव और स्कोप आपने उनको डिटेल्ड लिख के फॉर्मली भेज देने हैं। फिर आपने अपनी जिम्मेदारियां बतानी है और आपने उनकी जिम्मेदारियां लिख देनी है। फिर आपने बता देना कि भाई कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है, उसका स्पेसिफिक नाम लिख देना है ताकि कल को मैनेजमेंट मुकर ना जाए। और फिर आपने जाते हुए जिस तरह की रिपोर्ट दे के जाएंगे उसका एक रेफरेंस, एक एक्सपेक्टेड रिपोर्ट उनको दिखानी कि भाई हम जो आपको रिपोर्ट दे के जाएंगे वो ISA 700 के मुताबिक होगी और इसमें ये 14 कंटेंट्स होंगे। इस तरह की रिपोर्ट हम आपको जाते हुए देकर जाएंगे। तो प्री कंडीशंस को तय करने के बाद आपने ऑफिशियली एक उनको लेटर भेजना है, एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है जिसके अंदर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बता देना है, स्कोप बता देना है, उनकी जिम्मेदारियां बता देनी है, अपनी जिम्मेदारियां बता देनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हाईलाइट कर देना है कि जिसके मुताबिक तुम लोगों ने अकाउंट्स बनाने हैं, और रेफर कर देना है कि हम जाते हुए तुम्हें किस तरह की रिपोर्ट देकर जा रहे होंगे। एक्सपेक्टेड फॉर्म कंटेंट उस रिपोर्ट के आपने सामने रख देने। ये है 5 बातें जो कि बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी एंगेजमेंट लेटर के। आईके भी सवाल बहुत दफा पूछ चुका है, एक ये और एक जो हमने इससे पहले पढ़ा है प्री कंडीशंस, बहुत दफा आईके पूछ चुका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ चुका है। तो आपको ये पता होने चाहिए कि एंगेजमेंट लेटर की 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। डन। फिर इन 5 बातों को करने के बाद भाई, ये 5 बातें तो मस्ट है, किसी भी एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये 5 बातें मस्ट आएंगी। स्टैंडर्ड ने यह कहा कि इसके अलावा आप कुछ एडिशनल बातें भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना एडवांस जाना चाह रहे हैं मैनेजमेंट के साथ। आप अपने स्कोप के ऊपर मजीद डिटेल बता सकते हैं, किस तरह की कम्युनिकेशन करेंगे आप वो बात बता सकते हैं, की ऑडिट मैटर्स को कैसे डिस्कस करेंगे आप वो बात बता सकते हैं। की ऑडिट मैटर्स हम पढ़ेंगे ISA 701 के अंदर। इनहेरेंट लिमिटेशंस कौन कौन सी ऑडिट के अंदर होती हैं, अगर उनको नहीं पता तो आप एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये सारी बातें लिख सकते हैं जो हमने कल पढ़ी थी। ये एक्सपेक्टेशन कि भाई मैनेजमेंट मुझे रिटर्न रिस्पांस दिया करेगी, मैनेजमेंट मेरी चीजों को माना करेगी, ये मुझे तमाम बातों को बताया करेगी, तमाम चीजों की एक्सेस मेरे पास होगी, मुझे ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे, मेरी गलतियां वो लोग देखेंगे, समझेंगे, फीस किस तरीके से डिसाइड होगी, बिल किस तरीके से बनेगा, कौन कौन से लोग आएंगे, कब कब आएंगे, ये सारी बातें मोर क्लैरिटी अगर आप लाना चाहते हैं अपने ऑडिट असाइनमेंट के अंदर, तो आप एंगेजमेंट लेटर में ये सारी बातें लिख सकते हैं। बट ये 5 एलिमेंट्स तो मस्ट है। इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ये एडिशनल कंटेंट्स आप लोग उसमें ऐड इन कर सकते हैं। ये मस्ट नहीं है, ये डिपेंड करेंगे एंटिटी बाय एंटिटी, क्लाइंट बाय क्लाइंट, असाइनमेंट बाय असाइनमेंट। आपकी ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, एक्सपर्ट्स का यूज, इंटरनल ऑडिटर्स का यूज, तो आईकैप ने एक दफा इस पोर्शन को टारगेट किया था, उसके बाद नहीं किया।
अगर आप लोग ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं तो भाई कोई से 5 या 6 याद कर लें, दैट वुड बी इनफ। जो आपको आसान लगे वो याद कर लें, क्योंकि नॉर्मली आई कैप ने ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर बात करनी है। एडिशनल कंटेंट्स पता होने चाहिए, बट सारे नहीं। और आप देख रहे होंगे आपके राइट साइड पे एक स्माइली आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? स्माइली मीन्स कि इसमें समझाने वाला कम था, आपको बताने वाला ज्यादा। डन, इसको आप लोगों ने देख लेना। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है रेकरिंग ऑडिट का। रेकरिंग ऑडिट, रेकरिंग ऑडिट इज एक कंपनी का एक से ज्यादा दफा ऑडिट करना, एक से ज्यादा दफा ऑडिट करना। एक कंपनी का ऑडिट मैंने करना है एक से ज्यादा दफा। तो क्या मुझे हर दफा एंगेजमेंट लेटर दोबारा से भेजना चाहिए? क्या मुझे हर दफा एंगेजमेंट लेटर दोबारा से भेजना चाहिए? द आंसर इज नो। जब हमने एक दफा एंगेजमेंट लेटर बना ली है तो मुझे वो बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। बट अगर एंटिटी लास्ट टाइम मिसअंडरस्टैंड कर गई, हमने बहुत डिटेल से बहुत ज्यादा अंग्रेजी को यूज करते हुए लेटर बना के भेजा था, उनको हमारी अंग्रेजी समझ नहीं आई, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हमारे ऑब्जेक्टिव और स्कोप पे। वो समझे कि ऑडिटर सुबह 8 बजे आएगा, ऑडिटर साहब 11 बजे जाते थे। वो समझ रहे थे कि ऑडिटर 5 बजे चला जाएगा, ऑडिटर रात के 2 बजे तक बैठे होते थे। वो समझ रहे थे ऑडिटर अपने जेब से खाना खाएगा, वो मैनेजमेंट के खाते से खाना खा रहे होते थे। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई है, कंपनी की ओनरशिप चेंज हो गई है, एंटिटी किसी और बिजनेस में शामिल हो गई है, एंटिटी ने अपना स्कोप बड़ा कर लिया है, एंटिटी ने कोई लीगल नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर लिया है, कोई नया लॉ आ गया है, टैक्स लॉज चेंज हो गए हैं, ऑडिटिंग लॉज चेंज हो गए हैं, स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं, कोई नया स्टैंडर्ड आ गया है, किसी भी तरह की चेंज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर या किसी और फ्रेमवर्क के अंदर, या कोई रिवाइज्ड स्पेशल टर्म अगर वो लोग ऐड करवाना चाहते हैं या हम ऐड करवाना चाहते हैं, तो फिर हम अपना एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करेंगे। अगर इस तरह की कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सही है, लास्ट टाइम भी सब कुछ सही गया था, इस दफा भी हमें बुला लिया गया है, हम लोग रिटेन हो गए हैं और हम ही ने दोबारा से उस कंपनी को ऑडिट करना है, और हमें लगता है कि भाई सब कुछ सेट है, वेरी गुड, ऑल ओके की रिपोर्ट हो, तो फिर हमें वो लेटर दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, फिर हम लोग उसी लेटर के साथ चल सकते हैं। तो हर ऑडिट को शुरू होने से पहले हमें मैनेजमेंट को रिमाइंड करवाना चाहिए कि भाई क्या इन कामों में से कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं हो गया? क्या तुम्हारे सीनियर लोग छोड़ के तो नहीं चले गए? क्या वो लोग जिनके साथ हमारी लास्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग थी वो लोग मौजूद हैं या नहीं? क्या वो लोग जिनके साथ हम लोगों ने लास्ट टाइम डीलिंग की थी, क्या वो लोग हैं या नहीं? क्या तुम लोगों ने किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर ली? क्या तुम लोगों ने अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज तो नहीं कर लिया? और अगर आपको लग रहा है कि अब एंटिटी का स्कोप बदल चुका है और आपको अपना स्कोप भी बदलने की जरूरत है, तो फिर आपको लेटर रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज लेटर रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ये बिलो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, देन यू विल चेंज, अदरवाइज कोई जरूरत आपको नहीं है। डन। तो रेकरिंग ऑडिट के अंदर क्या लेटर मुझे दोबारा से भेजना पड़ेगा? इट डिपेंड्स कि अगर ये नीचे वाली बातें एग्जिस्ट कर रही हैं तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑल ओके? इस स्टैंडर्ड की आखिरी बात, कभी कभी एंटिटी अचानक से ड्यूरिंग ऑडिट आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। आप अच्छा भला ऑडिट कर रहे थे, एंटिटी ने अचानक से कोई लिमिटेशन लगा दी। पहले सब कुछ ओके था, आपने उनसे कहा कि भाई मुझे आपके डेटर्स को खत भेजना है, उन्होंने कहा सर सॉरी हम आपको खत भेजने नहीं देंगे। आपने उनसे कहा कि आपको वेयर हाउस चेक करने जाना है, इन्वेंट्री चेक करने जानी है, उन्होंने कहा सर सॉरी हम आपको वो वेयर हाउस चेक करने नहीं दे सकते। एकदम से आपको लिमिट किया जा रहा है। आप वहां पे ऑडिट करने आए थे, ऑडिट होता है 3-3.5 महीने का, 4 महीने का, आपको कह दिया गया कि भाई अब ऑडिट नहीं, आप इसको मोटा मोटा रिव्यू कर दें, बस इसको 1 महीना 1.5 महीना में खत्म कर दें ताकि
आप लोग भी जाएं और हम लोग भी अपना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत महंगे पड़ रहे हैं। अचानक से आपका स्कोप लिमिट कर दिया, अचानक से उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, शुरू में सब कुछ सही था, बीच में आके गलतफहमियां होनी शुरू हो गई, या कोई जेन्युइन चेंज आ गया। वो चेंज शुरू में नहीं था, बट अब जो चेंज आ रहा है वो जेन्युइन आ रहा है। बीच ऑडिट में सीनियर मैनेजमेंट छोड़ के चली गई, बीच ऑडिट में एंटिटी ने नई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर ली, जेन्युइन चेंज है। तो अगर आपको ड्यूरिंग ऑडिट एंटिटी वाले लोग कहेंगे भाई अपने एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स को चेंज करो, तो आपने देखना है कि क्या ये जेन्युइन चेंज है या ये जेन्युइन चेंज नहीं है। अगर वो आपको ड्यूरिंग ऑडिट चेंज करने का कह रहे हैं टर्म्स को, तो आपने दो बातें देख लेनी है कि क्या ये एक जेन्युइन चेंज है या नो जेन्युइन चेंज। अगर तो जेन्युइन चेंज है तो आप फर्म वालों से डिस्कस करेंगे, पार्टनर के पास जाएंगे, पार्टनर को सारी कहानी सुनाएंगे, और अगर पार्टनर आपका मानता है तो फिर आप एंगेजमेंट लेटर को चेंज कर लें। अगर तो जेन्युइन चेंज है और पार्टनर उस पर राजी हो गया। बट अगर वो लोग आपको कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे, कोई रीजनेबल अप्रोच नहीं है, और वो सिर्फ जान के आपको तंग कर रहे हैं, जान के आपको तंग कर रहे हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि एंगेजमेंट लेटर के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का क्या मतलब है? एंगेजमेंट लेटर। तो अगर वो आपको एंगेजमेंट लेटर में जान के चेंज करवाना चाह रहे हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, तो फिर आप उस कंपनी का ऑडिट आगे नहीं करेंगे, उसी कंपनी का ऑडिट वहीं पे छोड़ देंगे, विदड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने कल एक लफ्ज पढ़ा था, ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट। आपको शायद याद हो, कंपनीज एक्ट के अंदर ये बात देखी थी कि अगर ऑडिटर अनविलिंग हो तो वो ऑडिट से विड्रॉ कर लेता है, और फिर अगला ऑडिट कौन करेगा, अगला ऑडिटर कौन लेकर आएगा? हमारा प्यारा एससीसीपी। तो अगर एक ऑडिटर अनएबल टू एग्री है, वो इन चेंजेस को नहीं मान रहा, क्यों? क्योंकि कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशंस, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे पा रही कंपनी, तो वो वाला ऑडिट छोड़ देगा और बाहर जाके लोगों को शिकायत लगा सकता है। एम आई क्लियर? सो दिस वाज ISA 210। इंपॉर्टेंट बातें यहां से कौन सी है? प्री कंडीशंस की डेफिनेशन आ सकती है, प्री कंडीशंस क्या होती हैं पूछा जा सकता है, एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स आ सकते हैं, रेकरिंग ऑडिट के ऊपर पूछा जा सकता है, और चेंजेस अगर आ रही हैं ड्यूरिंग द कोर्स तो हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा मैप आपसे डिस्कस किया जा सकता है। तो ISA 210 आसान स्टैंडर्ड है, कोई मुश्किल बात नहीं करता, बट चीजों को संभाल जरूर लेता है। ऑल ओके? 210 डन। अब आते हैं उस स्टैंडर्ड की तरफ जो कि करंटली आपके कोर्स में ऐड किया गया, ISA 220। 220 अगेन रट्टे वाला स्टैंडर्ड है, कोई मुश्किल बात ये भी नहीं करता, बहुत आसान आसान सी बातें करता है। तो अगर तक आपने अभी तक इसको नहीं देखा तो कोई मसला नहीं, हम इसको डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो क्या आप लोग मेरा साथ देने को तैयार है? शुरू करें 220। लें जी, 220 को पहले एक ओवरऑल एक बर्ड आई व्यू देखते हैं। 220 बात करता है ऑडिट के क्वालिटी के ऊपर, कि एक ऑडिट के अंदर हम कैसे क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, पार्टनर का क्या रोल होता है। बेसिकली स्टैंडर्ड पार्टनर को फोकस करता है कि एक ऑडिट पार्टनर का, एक एंगेजमेंट पार्टनर का अपने ऑडिट के ऊपर, अपनी ऑडिट टीम के ऊपर क्या इंपैक्ट है, क्या रोल है, क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो की जाएंगी, किसी भी ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले और दोबारा से रेकरिंग टाइम पे कंटिन्यू करने से पहले मुझे क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए, एंगेजमेंट टीम किस तरीके से बनाई जाएगी, कौन कौन से लोग होंगे, उनको असाइन कैसे किया जाएगा, परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करेंगे, और
किस तरीके से मॉनिटरिंग होगी। तो ये सारी बातें मेक श्योर करती हैं कि एक ऑडिट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एक एंगेजमेंट पार्टनर को इतने सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो मेक श्योर करे कि भाई उसके अंडर जो टीम जा रही है वो सही तरीके से काम करके आए। ये जिम्मेदारी होती है किसी एंगेजमेंट पार्टनर की कि वो ये मेक श्योर करे कि भाई हर बंदा, हर नुमाइंदा जो कि उस ऑडिट के अंदर जा रहा है वो चीजों को सही तरीके से देखे और तमाम क्वालिटी एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए अपना ऑडिट और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ले जी, अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। नंबर 1, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीडर, एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर एक एंगेजमेंट पार्टनर तमाम तारीफें वसूल करता है तो उसी एंगेजमेंट पार्टनर को तमाम बुराइयां भी लेनी पड़ेंगी। अगर एक टीम अच्छे से काम नहीं कर रही तो जिम्मेदार कौन होगा? वो पार्टनर। क्यों? क्योंकि उस पार्टनर ने अपनी टीम को शायद प्रॉपर्ली ट्रेन ना किया हो। तो एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू टेक द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, रिस्क भी तुम्हारा है, रिवॉर्ड भी तुम्हारा है, और तुम ये जिम्मेदारी रखते हो कि तुमने हर ऑडिट के अंदर क्वालिटी एस्पेक्ट को हाथ से नहीं जाने देना। डन। तो ये पॉइंट बस इतना सा था। फिर हर अपॉइंटमेंट के वक्त, हर असाइनमेंट के टाइम पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखना है। पूरे ऑडिट के अंदर एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू बी अलर्ट। उसको चाको चौबंद रहना है, चौकन्ना रहना है, ज्यादा स्केप्टिक रहना है कि वो तमाम नॉन कंप्लायंसेस को ऑब्जर्व करे और फौरन से उनके खिलाफ एक्शन ले। अगर कोई बंदा, अगर कोई टीम मेंबर, कोई स्टाफ मेंबर क्लाइंट पे जाके एथिकल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, एथिकल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, तो फिर पार्टनर को चाहिए कि वो उसको खींचे, पार्टनर को चाहिए कि वो उसको खींचे। अच्छा, इस चैप्टर के जो हैंडआउट्स हैं वो अटैचमेंट्स में लगे हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और उस फोल्डर के अंदर भी है तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। वापस आते हैं। एक एंगेजमेंट पार्टनर की जनाब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलर्ट रहे, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्व करता रहे, रिपोर्टें लेता रहे मैनेजर से, सीनियर मैनेजर से, ताकि अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो रही है तो वो उसको फौरन से पकड़ ले। और अगर इस लेवल की नॉन कंप्लायंस हो रही है कि बहुत ही गलत तरफ जा रही है टीम, फर्ज करें ऑडिट टीम का एक मेंबर है, वो अचानक से सीएफओ को प्लॉट बेचना शुरू कर दे, अचानक से वो सीएफओ के साथ यारियां लगा दे, तो भाई पर उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शंस होंगे। उसको शायद टीम से निकाल दिया जाए, या उसके काम को रिव्यू करने के लिए हम कोई एडिशनल बंदा अपॉइंट कर लें। तो अगर किसी तरह की नॉन कंप्लायंस हो रही है तो फिर फर्म जो है वो उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेगी, और एंगेजमेंट पार्टनर को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। एक एंगेजमेंट पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंस को मेक श्योर करे। क्या मतलब? कि फर्म में या ऑडिट टीम में कोई भी ऐसा बंदा ना हो, ऑडिट टीम के अंदर कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो कि क्लाइंट के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाए। क्लाइंट हो सकता है कि अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस चलाने की कोशिश करे उस बंदे के ऊपर, उस पर रोब डाले, उस पर रोब इसलिए डाले कि वो बंदा इसके ताबे हो जाए। तो अगर पार्टनर को लगता है कि क्लाइंट आपकी टीम को तंग कर रहा है, तो क्लाइंट को तो हम रोक नहीं सकते। पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर उन तमाम इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करेगा और देखेगा कि क्या शुरू में गलती टीम मेंबर की तो नहीं थी। वो असेस करेगा तमाम थ्रेट्स को, उनको इवेल्युएट करेगा कि भाई थ्रेट किस लेवल का है, और फिर उसके ऊपर अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स लगाने की कोशिश करेगा
ये थ्रेड सेफगार्ड को हम लोग एक अलग एरिया में भी देख रहे होंगे, तो ये बात आपको वो एरिया सब समझने के बाद ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। डन। तो एक एंगेजमेंट पार्टनर ने लीडरशिप रोल प्ले करना है और उसने तमाम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करना है। फिर अगर आप एक नया ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं या पुराने ऑडिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको अगर याद हो रेकरिंग ऑडिट, अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए, कोई भी ऑडिट नया हो या रेकरिंग हो, ऑडिट को एक्सेप्ट करते टाइम मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरी टीम में इंटेग्रिटी पाई जाती है या नहीं, क्या मेरी ऑडिट टीम सही से काम कर सकती है या नहीं, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट है या नहीं। मुझे अपनी ऑडिट टीम को देखना है, मुझे अपने गिरेबान में जान के देखना है कि भाई मैं जो टीम असाइन करने लगा हूं, क्या वो टीम इतनी इतनी कॉम्पिटेंट है, इतना काम उनको आता है कि वो इस तरह के क्लाइंट को देख सके। लेट सपोज हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करना है, और हमने आज से पहले कभी भी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट नहीं किया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी टीम जो कि शुगर कंपनी का ऑडिट करके आई है वो इस इंश्योरेंस वालों के लिए कॉम्पिटेंट है। नहीं, शुगर वालों ने अपने अकाउंट्स बनाए होंगे किसी और तरीके से, इंश्योरेंस के अकाउंट्स बनते हैं किसी और फॉर्मेट पे, इसी तरह नॉन फॉर प्रॉफिट के अकाउंट्स बनते हैं किसी और फॉर्मेट के ऊपर। तो कॉम्पिटेंसी मुझे ढूंढनी पड़ेगी अपनी टीम के अंदर, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या रेलेवेंट टाइम अवेलेबल है, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस टाइम के ऊपर मैंने और बहुत सारे ऑडिट्स पकड़ लिए हो और सिर्फ पैसा कमाने की खातिर मैं मजीद काम ले लूं, और मेरे पास ना इतना टाइम है ना इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं उसको पूरा कर पाऊं। तो क्लाइंट की इंटेग्रिटी को देखने के बाद मुझे अपनी टीम को भी देखना है, फिर मुझे ये देखना है कि मेरी टीम एथिकली कितनी स्ट्रांग है और वो लोग एथिकली कितने स्ट्रांग है। क्या मेरी टीम में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि वो 2 गिफ्ट्स लेने के बाद या 1 गिफ्ट लेने के बाद तमाम इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर दे। मुझे ये भी चीजें चेक करनी है। और अगर तो ये रेकरिंग ऑडिट है, तो क्या पिछले ऑडिट के ऊपर कोई ऐसा वाकया पेश आया था जिसकी वजह से मुझे अगली दफा ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो हर ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले जो बातें 210 ने बताई हैं वो अपनी जगह, 220 भी कुछ एक्स्ट्रा बातें करता है, हमें वो भी लिख देनी चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम में आपको एक सवाल आए जिसमें वो आपसे कहे कि भाई आपने एक कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करना है, आप एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, क्लाइंट ने आपको तमाम डिटेल्स दे दी हैं, अब आप बताइए कि आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट करते टाइम क्या क्या चीजों को कंसिडर करेंगे। तो अब इसका आंसर आप लोग कैसे देंगे? 210 भी कुछ बातें कर रहा है, 220 भी कुछ बातें कर रहा है, आप दोनों को जोड़ देंगे। पहले बताएंगे एज पर ISA 210 मुझे ये 5-6 बातें देखनी पड़ेंगी, और फिर एज पर ISA 220 मुझे ये 3-4 बातें देखनी पड़ेंगी। डन। तो 220 बात करता है पार्टनर वाइज और 210 बात करता है ओवरऑल। पार्टनर को जो स्टैंडर्ड फोकस कर रहा है दैट इज ISA 220। यहां तक बात समझ आती है? असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। ले जी, अब आपने ये देख लिया कि पार्टनर के पास लीडरशिप रोल है, पार्टनर ने एथिक्स को मेंटेन करना है, और कोई भी ऑडिट हो नया या पुराना मुझे टीम को वेल मेंटेन करके भेजना है। अच्छा, जब मैं अपनी टीम को असाइन कर रहा हूं, जब मैं अपनी टीम को भेज रहा हूं, जब एक पार्टनर सीने पे हाथ रख के कसम खा रहा है कि भाई मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं ये 4 बंदे या ये 5 बंदे असाइन कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, तो उस पार्टनर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा उस टीम मेंबर के कॉम्पिटेंस के ऊपर और कैपेबिलिटीज के ऊपर। जब एक एंगेजमेंट पार्टनर ने अपनी टीम चूज कर ली कि भाई हाँ जी तुम जाओगे, तुम जाओगे और तुम जाओगे, ये चूज हो गए 3 बंदे, अब ये पार्टनर मुकर नहीं सकता, अब इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब अगर ये कोई गलत हरकत करे, ये कोई खराब हरकत करे या ये कोई खराब हरकत करे, जिम्मेदारी किसके पास आएगी? इस पार्टनर के पास। अब इस पार्टनर ने ये मेक श्योर करना है कि ये तमाम टीम मेंबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, लॉ को फॉलो कर रहे हैं, और
अगर कोई इशू आ रहा है तो वो इशू इस पार्टनर के साथ डिस्कस करें, ना कि अपने पसंद से कोई भी हिकमत अमली लगा के बैठ जाए। इस पार्टनर को रिपोर्ट करते रहे, इस पार्टनर को बताते रहे कि भाई हमें यहाँ पे ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, ताकि ये एंगेजमेंट पार्टनर पे जाके उस कंपनी के बड़ों से बात करें। क्योंकि एट द एंड जिम्मेदारी किसकी है, तमाम रिस्क तमाम रिवॉर्ड किसके पास है, पार्टनर के पास। यहां तक भी आप सबको बात समझ आती है। देन फिफ्थ पॉइंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है एंड माइट बी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब क्या हो रहा है, पार्टनर को पता है कि वो लीडर है, पार्टनर को पता है कि उसकी टीम एथिकल होनी चाहिए, और पार्टनर ने अपनी टीम असाइन करके भेज दी है। अब परफॉर्मेंस की बारी आ गई है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ऑडिट के अंदर होने वाली तमाम बातें, तमाम फील्ड वर्क, कि अब एक ऑडिट ने परफॉर्म कैसे होना है और परफॉर्मेंस के अंदर क्वालिटी को कैसे मेक श्योर किया जाए। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने उस ऑडिट को प्रॉपर डायरेक्शन देनी है, अपनी टीम को बताना है कि भाई ये काम ऐसे करोगे, ये काम वैसे करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस मौजूद है। अगर तुमने इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट 4-5 साल की है तो तुम्हें पता होगा कि वो कंपनी किस तरह के अकाउंट्स बनाती है, कौन कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड करती है, कहां कहां पे वो लोग डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते। ये सारी बातें तुम्हें पता है। क्यों? क्योंकि यू हैव द पास्ट एक्सपीरियंस। फिर टीम को भेज देना ही बहुत नहीं है, उसको सुपरवाइज भी करना है। पार्टनर को चाहिए, इसकी सारी डिटेल्स आगे मौजूद है, मैं इसको हल्का सा अभी फिलहाल टच दे रहा हूं। पार्टनर ने ये देखना है कि भाई जो टीम उसने भेजी है वो कैसे काम कर रही है, उसने कितना काम किया है, कितना काम रह गया है, डेली बेस पे क्या कर रहे हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए। एक पार्टनर को टीम भेजने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए। भेजी हुई टीम के काम को रिव्यू करे, और अगर कोई मसला आ रहा है तो उनके साथ कंसल्टेशन करे, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को साथ साथ देखता रहे। अब इनको वन बाय वन करके देखते हैं। डायरेक्शन, सुपरविजन और परफॉर्मेंस। जैसा कि हमने पहले बात की कि एंगेजमेंट पार्टनर की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टीम को प्रॉपर डायरेक्शन देके भेजे, उनको बताए कि बेटा तुमने क्लाइंट पे इतने बजे जाना है, तुम्हारा सीनियर ये है, तुम्हारा उससे ऊपर सीनियर ये है, तुमने इस तरीके से इस काम को लेकर चलना है, तुमने ये वाला डिपार्टमेंट देखना है, ये वाला डिपार्टमेंट तुम्हारे पास होगा, तुम्हें अगर कोई मसला है तो तुमने इससे बात करनी है, तुमने उससे बात करनी है, और तुमने मेरे से बात करनी है। फिर उनको ये भी बताया कि आपने क्लाइंट पे जाके क्लाइंट वालों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, उनसे कितने जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने हैं, अगर वो गिफ्ट दें तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ये सारी डायरेक्शंस उनके दिमाग में फीड करेगा वो पार्टनर। क्यों? ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है। फिर उस ऑडिट को सुपरवाइज भी करेगा, परफॉर्मेंस को भी साथ साथ देखता रहेगा, और जहां भी उसको लगे कि ये लोग लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, फौरन से उनको पकड़ लेगा। उनके लिए किए हुए काम को रिव्यू भी करना है इसने, कि जितना काम वो लोग कर रहे हैं क्या वो तमाम काम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रहा है, लॉ के मुताबिक हो रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो रहा है, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स को टाइमली एड्रेस कर दिया गया था, जहां पे कोई मसला आया वहां पे कंसल्टेशंस ली थी या नहीं ली थी, जो उन्होंने वर्क परफॉर्म किया क्या वो सही है, क्या नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड को चेंज करने की जरूरत है या नहीं, क्या ज्यादा काम करने की जरूरत है या कम काम करने की जरूरत है, टीम कितने बजे आ रही है और कितने बजे जा रही है, टीम कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है, क्या कम काम करना चाहिए या मुझे ज्यादा काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये स्टैंडर्ड टाइमिंग बेस्ड है, आपको याद करना पड़ेगा। जितना काम उन्होंने किया वो सारा काम डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए। तो ये सारी बातें, ऑडिट के तमाम ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे नहीं हो रहे, सारी बातों का रिव्यू कौन करेगा, वो बेचारा एंगेजमेंट पार्टनर। कंसल्टेशन, जहां पे कोई मसला आ रहा है, जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो भाई अपनी टीम से पूछ लो, बड़ों से बात कर लो, बड़ों से मशवरा ले लो, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस ले लो। ये जिम्मेदारी है तमाम लोगों की कि वो लोगों से पूछे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है,
तो भाई आपको चाहिए कि आप अपने सीनियर से मशवरा लें, सीनियर्स अपने सीनियर से बात करें, उनके सीनियर्स उनके मैनेजर से बात करें, और एट द एंड पार्टनर के पास बात जाए। और अगर आप और पार्टनर के दरमियान एक इख्तलाफ आ जाए, लेट्स सपोज पूरी ऑडिट टीम कुछ और कह रही हो और अकेला पार्टनर कुछ और कह रहा हो, तो फिर फर्म वाले ये कहते हैं कि भाई तुम जाके फर्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को देख लो, फर्म लेवल के ऊपर। और वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स दो बातें करते हैं। नंबर वन, पार्टनर इज ऑलवेज राइट। नंबर टू, इफ यू थिंक पार्टनर इज रॉन्ग, रीड रूल नंबर वन अगेन। रूल नंबर वन क्या था? पार्टनर इज ऑलवेज राइट। तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस लेना बहुत जरूरी होता है। जहां पे आप फंस जाए, आपको कुछ समझ ना आ रही हो, आपने अपने बड़ों से मशवरा लाजमी ले लेना। डन? यहां तक ऑल ओके? सारी बात समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? अगेन क्रैमिंग वाला एरिया है, क्रैमिंग वाला पोर्शन है। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, सारी बातें थोड़ी सी लॉजिकल नहीं है, बट इसमें याद करने वाला बहुत कुछ है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये एक थोड़ी सी मजे की बात है, एंड आई एक्सपेक्ट कि आईकैप इस दफा इस एरिया को टारगेट करेगा। इस पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट में दो बातें हैं, जरा देखते हैं। वो कहता है फॉर लिस्टेड एंटिटीज, यानी कि लिस्टेड एंटिटीज के लिए ये मस्ट हो गई बात, क्योंकि उसने नाम से मुखातिब कर दिया कि भाई फॉर लिस्टेड एंटिटीज, ये मस्ट हो गई। एंड अदर सिलेक्टेड ऑडिट एंगेजमेंट्स, यानी कि लिस्टेड से हट के अगर कोई और कंपनी है तो वो अदर देन लिस्टेड। आपने गौर किया होगा कि यहां पे आपको दो स्टार बने हुए नजर आ रहे हैं। इन दो स्टार का मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। सिलेक्टेड ऑडिट एंगेजमेंट से मुराद है कि ऑडिट फर्म कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकती है। यानी कि लिस्टेड एंटिटीज के लिए तो मस्ट हो गया ना, लिस्टेड एंटिटीज के लिए तो काम होना ही होना है, इनके लिए मस्ट है, ये लाजमी होगा। इनसे हट के अगर एक कंपनी अदर देन लिस्टेड है, तो फिर ऑडिट फर्म कोई ना कोई क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर सकती है, कोई ना कोई रूल बना सकती है। लेट्स सपोज वो कंपनी जिसका टर्नओवर 1 बिलियन से ज्यादा हो, वो कंपनी जिसके फिक्स एसेट्स 2 बिलियन से ज्यादा हो, वो कंपनी जिसका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो, कोई भी क्राइटेरिया अगर फर्म लेवल पे डिफाइंड हो जाए तो वो कंपनीज। और तमाम लिस्टेड एंटिटीज के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। नंबर वन, उन कंपनीज का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया जाएगा। उन कंपनीज का क्या किया जाएगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। उनके साथ डिस्कस किए जाएंगे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि ड्यूरिंग ऑडिट पेश आए होंगे, और ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर नहीं करेगा, कोई दूसरा पार्टनर करेगा। एंगेजमेंट पार्टनर नहीं करेगा, दूसरा पार्टनर करेगा। यानी कि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करके आई है, फर्म का नाम है XYZN कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन्होंने एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट किया है। ऑडिट करने के कुछ महीनों के बाद एक थर्ड पार्टनर, यानी कि बाहर से एक पार्टनर आएगा और इसके किए हुए काम को क्वालिटी रिव्यू करेगा कि क्या इस फर्म ने सही तरीके से काम किया था या नहीं किया था। ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हर लिस्टेड कंपनी के लिए मस्ट है, और उन कंपनीज के लिए मस्ट है जो कि उस क्राइटेरिया के अंदर आ रही हैं, और ये क्राइटेरिया हर फर्म का अपना अपना होगा। हो सकता है कोई रेवेन्यू को ले ले, कोई एसेट्स को ले ले, कोई प्रॉफिट को ले ले, कोई किसी अमाउंट को ले ले, कोई किसी अमाउंट को ले ले। तो हर एंगेजमेंट पार्टनर का हर ऑडिट रिव्यू करेगा कोई थर्ड पार्टनर, यानी कि फर्म से बाहर का पार्टनर। और जब मैं फर्म से बाहर के पार्टनर की बात करूं तो उसका 100% मतलब यही है कि वो एक क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए। डन?
अच्छा, उस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के अंदर तमाम सिग्निफिकेंट मैटर्स को ऑब्जर्व किया जाएगा। ड्यूरिंग ऑडिट जो जो एस्टिमेट्स उन्होंने यूज किए होंगे उसकी वैलिडिटी को चेक किया जाएगा, तमाम डॉक्यूमेंटेशंस को देखा जाएगा, तमाम फॉर्मेट्स को स्टडी किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट को रिव्यू किया जाएगा, और जो जो उस वक्त वाकयात, हादसा, मुश्किलात पेश आई, तमाम चीजों को देखा जाएगा, और तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया जाएगा कि क्या जो ऑडिट तुम लोग करके आए हो वो ऑडिट सही है या सही नहीं है। तो वो एक्सटर्नल बंदा होगा जिसका फर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो थर्ड पार्टी जब बाहर से आएगी और इनके काम को चेक करेगी, तो ये मस्ट है कि वो इनके काम में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे ताकि कल को ये अपने एसओपीएस के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट लेकर आ सकें। एम आई क्लियर? और ये किन कंपनीज के लिए लाजिम है? हर लिस्टेड कंपनी के लिए ये बात बहुत जरूरी है जनाब। एवरी लिस्टेड कंपनी, और अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है मगर इनके किसी बनाए हुए क्राइटेरिया पे फॉल कर गई है तो उसका भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। ये स्लाइड, ये बात अभी तक इस पूरे चैप्टर में थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, अदरवाइज अभी तक जितना हम लोगों ने देखा है वो सारा एरिया क्रैमिंग बेस्ड था। एम आई क्लियर? ये चैप्टर, ये स्टैंडर्ड अबाउट टू एंड है। यहां तक ऑल ओके? फिर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि आपने, अगेन अभी वही बातें करेगा कि एंगेजमेंट टीम ने क्या इंडिपेंडेंस को मेक श्योर किया था, क्या उन्होंने सही वाली कंसल्टेशंस ली थी, क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई थी या नहीं हुई थी। ये सारी बातें हम लोग पीछे से देख आए हैं, कोई मसला इनमें नहीं है। अच्छा, लेट सपोज अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, जैसे कि हमने पहले बात की, टीम का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया पार्टनर से, तो हमने क्या पढ़ा है कि बात कहां पे जाएगी फिर? फर्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के ऊपर, और जो वहां पे बात लिखी होगी हमें वो बात माननी पड़ेगी, जो बात वहां पे लिखी होगी हमें वो बात फिर माननी पड़ेगी। डन? डन हो गया? लास्ट लाइन को दोबारा से देख लेते हैं। लास्ट लाइन में क्या बात थी? इवेल्युएशन ऑफ कंक्लूजन रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट। भाई उसने जो रिपोर्ट बनाई है उस टाइम में होने वाले तमाम सिनेरियोज को कंसिडर किया जाएगा, तमाम बातों को देखा जाएगा, तमाम सबूतों को देखा जाएगा, तमाम गवाहों को सुना जाएगा, जिसकी बेस पे उसने उस टाइम पे जो रिपोर्ट बनाई थी। और अगर दो पार्टीज के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, एंगेजमेंट पार्टनर कुछ और कह रहा हो, बाहर से आया हुआ पार्टनर कुछ और कह रहा हो, या एंगेजमेंट पार्टनर कुछ और कह रहा हो, टीम मेंबर्स कुछ और कह रहे हो, तो फिर फैसला जाएगा फर्म के बनाए हुए क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के ऊपर। फिर जो बात यहाँ पे लिखी होगी हमें वो बात माननी पड़ेगी। अब हो सकता है कि वो एंगेजमेंट पार्टनर के फेवर में चली जाए या दूसरी तरफ चली जाए, वो डिपेंड करता है, बट मेजोरिटी वो एंगेजमेंट पार्टनर के फेवर में ही बात जा रही होती। डन? आखिरी पॉइंट, इन तमाम चीजों को आपने सही से मॉनिटर कर लेना है ताकि आप उस पोजीशन में आ जाएं कि आप रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हो। एंड आई होप कि अब आपको रीजनेबल अश्योरेंस समझाने की जरूरत नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स, आई कैप का प्यारा कोड। अगर मैं कोड ऑफ एथिक्स की बात करूं